नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, उसके बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो जो उसका पॉइंट है मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि कुछ तो आपने सुने भी होंगे इसमें से, लेकिन जैसे पॉइंट है इन्फ्लेशन, इमरजेंसी फंड, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, अदर फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ये सब अभी पॉइंट क्या होते हैं हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है इन्फ्लेशन क्या है। तो हर कंट्री का एक इन्फ्लेशन होता है। तो जो हमारी कंट्री, इंडियन कंट्री का इन्फ्लेशन है 5 से 7% आया पिछले सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो इन्फ्लेशन होता है क्या है कि हर हर साल एक प्राइस बढ़ता रहता है चीज़ों का, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। मतलब जो चीज़ आप आज 100 रुपये में ख़रीद पा रहे हो वो अगले साल आप 105 या 106 में ख़रीद पाओगे। अगर 5 से 7% का इन्फ्लेशन है मतलब 105 107 रुपये खरीद पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे भी याद है कि आज से जब मैं छोटा था तो जैसे उस टाइम का जो मुझे थोड़ा बहुत याद है, आटा उस टाइम 9 रुपये किलो, दूध उस टाइम 16 रुपये किलो ऐसे आता था, और आज का दूध 68 रुपये किलो, मतलब मोर देन 4 टाइम्स। आटा आता है आजकल 50 से 60 रुपये के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स। तो उसको बीट करने के लिए हमें मतलब ऐसे जगह हमें फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हम इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमा पाएँ, जगह तो हमारे उस मनी की वैल्यू रहेगी। ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट इन्फ्लेशन के बाद आ गया जैसे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, या सेकंड ले लो, इमरजेंसी फंड ले लो। इमरजेंसी फंड मतलब जैसे कि आप कोई सैलरी जॉब करते हो तो आपका जितना एक्सपेंस है उसको 12 महीना, अगर जॉब आपकी बहुत अच्छी है, सेफ है, तो 6 महीने कम से कम आपके अकाउंट में रहना चाहिए। वो पैसा कहाँ रहना चाहिए? वो पैसा रहना चाहिए आपके एफडी में या आपके सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से अच्छा एफडी में डाल देना, एफडी में, या फिर आपका डेट फंड में। वो पैसा डेट फंड या एफडी में रहना चाहिए। तो आपको एक सम परसेंटेज अमाउंट परसेंट इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आपकी इमरजेंसी में वो काम भी आएगा। तीसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस कोई लेना हो तो ये LIC पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी, ये सब मतलब, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको इंश्योरेंस से मत जोड़ो। हाँ, बहुत अलग है, आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है, हाँ, तो उसमें बताने वाला था बेस्ट है टर्म इंश्योरेंस लेना। ये बहुत बड़ा अमाउंट एक बहुत छोटे अमाउंट मिल जाता है। मान लो आपकी ऑलमोस्ट आपकी एज 30 है आपकी एज, तो आपको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा, टर्म इंश्योरेंस। लेकिन होते हैं बहुत से केस जिसमें टर्म इंश्योरेंस एलिजिबल नहीं होता, फॉर सम रीज़न, फॉर स्टडी रीज़न, कि आपकी उतनी मतलब एजुकेशन नहीं है, या फिर आपकी जॉब ऐसी है, रिस्क जॉब है, तो उसमें आप प्रेफर कर सकते हो और टाइप की पॉलिसीज़। अदरवाइज़ बेस्ट इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस। फिर दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जिसमें आपकी थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन आपको अच्छे से कवर होना चाहिए, सब कुछ कवर होना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुनें और कौन सी हेल्थ पॉलिसी अच्छी है, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है कि बेस्ट हेल्थ पॉलिसी कौन सी है 2024 के लिए। तीसरा रिस्क मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद हम आते हैं, क्या नाम है, टैक्स प्लानिंग पे। तो हम क्या होता है, जैसे किसी की सैलरी फॉर इंडिया के हिसाब से, जैसे कि अभी ब्रैकेट है कि हर नई 2 तरह की पॉलिसी हो गई, 2 तरह के रिजीम हो गए हैं। नया रिजीम 7 लाख प्लस 50,000 फॉर एक्स्ट्रा फॉर सैलरी पर्सन, और 5 लाख फॉर 5 लाख फॉर ओल्ड रिजीम। तो उससे ज़्यादा जिसकी सैलरी होगी, मतलब ऑलमोस्ट जिसकी सैलरी 60,000 से ऊपर होगी फॉर ओल्ड रिजीम के लिए, और जिसकी सैलरी महीने की सॉरी 60,000 रुपये होगी फॉर न्यू पॉलिसी के लिए, 60 से 65,000। और ओल्ड के लिए अगर आपकी पॉलिसी 40,000 के आसपास है, 40-45,000, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, टैक्स प्लानिंग। टैक्स की प्लानिंग के लिए उसके लिए इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि आपको, कि आप टैक्स सेव कर सको। तो न्यू रिजीम में तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, आपका 7.5 से ऊपर आ गया तो आपको टैक्स पे करना ही है। लेकिन ओल्ड रिजीम में बहुत सारे अभी भी छूट है, जैसे कि आप 1.5 लैक्स में जो AT स्कीम है उसमें आप PPF दिखा सकते हो, EPF दिखा सकते हो, LIC, यूलिप, म्यूचुअल फंड, ये सब दिखाते हो। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है उसमें आप कर सकते हो, अगर आप तो आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप इसमें म्यूचुअल फंड का ELSS ले सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और टैक्स प्लानिंग के बाद आता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कितना आ रहा है और आपका पैसा कितना जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करना है। तो आपको पता उसके बाद आपको कितना बच रहा है, और जो सेविंग को इन्वेस्टमेंट बदलना है। कि अगर आपको आपने जो सेविंग को सेविंग में रहने दिया, या कुछ ऐसी स्कीम में लगा दी जहाँ पे आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको
इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। मतलब जो चीज़ आप खरीद सकते हो 100 रुपये में, वो आपको 106 रुपये में जो खरीदनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद उसके आपके पैसे की वैल्यू 106 रुपये नहीं हो जाएगी ना, उसकी पहले पैसे की वैल्यू तो 100 रुपये रहेगी। तो इसलिए आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट के बाद कि रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लान के मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि किसी का आज का खर्चा 25,000 रुपये महीना है, ठीक है। तो अगर 6% का इन्फ्लेशन लेकर चले हैं हम, तो उसके 40 साल बैलेंस है रिटायरमेंट। मतलब आज वो 20 साल का 40 साल के बैलेंस है उसकी रिटायरमेंट के। तो उसका वो एक्सपेंस उस टाइम 2,57,000 के आसपास होगा, 2,57,000, ठीक है। एंड उसका कॉर्पस चाहिए होगा 3.58 करोड़ का, ऑलमोस्ट 3.6 करोड़ का उसको कॉर्पस चाहिए होगा रिटायर होने के लिए। तो इसलिए हमें मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए कि कितना हमें अमाउंट चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए, उसको हम एक अमाउंट में लगा सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल और है, अगर आपको रिटायरमेंट आप करोगे अपने बैंक के साथ 6% के इसके हिसाब से, एफडी के हिसाब से 6 या 7, तो आपको 18 से 20 हज़ार, 18 से मतलब 17-18 के आसपास मंथली आपको डालना पड़ेगा। यही प्लानिंग अगर आप करते हो म्यूचुअल फंड से, 13% मैं एकदम लो इंटरेस्ट लेकर चल रहा हूँ, 13% तो आपको आराम से मिल सकता है मार्केट से। तो आपको करनी पड़ेगी 2,200 रुपये की SIP, ठीक है। लेकिन इंडिया का डाटा आया था कि 97% इंडियन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते ही नहीं, तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट आता है अदर फाइनेंशियल गोल, जैसे कि आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, आपको स्कूल के बच्चों की फ़ीस देनी है, कुछ भी, मतलब इस तरह के उस गोल के लिए टारगेट बना लो। उस टारगेट बना के आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो अपने घर के लिए। करना 4-5 साल बाद गोल लेना है, घर लेना है, 6 साल बाद घर लेना है, या फिर आपको कार लेनी है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करानी है 10 साल बाद, 12 साल बाद। तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में गोल डिसाइड करके SIP स्टार्ट कर सकते हो। कौन से म्यूचुअल फंड सही रहेंगे आपके लिए, उसके लिए मैंने एक पॉलिसी बनाई, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2024, वो आप देख सकते हैं। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।